बजट का दिन एक ऐसा दिन जब टीवी पर, अखबारों में हर जगह बस नंबरों और मुश्किल शब्दों की बौछार होती है। फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स स्लैब, ये सब सुनकर लगता है कि ये सब सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उलझन को सुलझाया जाए। हम 2026 के केंद्रीय बजट की कह सकते हैं एक-एक परत खोलेंगे, और वो भी खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस की दुनिया से ज्यादा वाकिफ नहीं है। हमारा मकसद है इसकी बड़ी तस्वीर को समझना, और ये कि एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समझना हो, हाँ, तो कह सकते हैं कि ये राहत कम रफ्तार ज्यादा वाला बजट है। राहत कम रफ्तार ज्यादा, दिलचस्प है। जी, सरकार का मुख्य ध्यान तत्काल राहत देने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने पर है। लक्ष्य है विकसित भारत एट 2047 का विजन। ये थीम हमें इस पूरी चर्चा में बार-बार दिखेगी। ठीक है, तो राहत कम रफ्तार ज्यादा, इसी नजरिए से इसे खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो है जेब का। क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा? राहत वाला हिस्सा पहले देखते हैं। इस बार की लिस्ट काफी सीधी और साफ है। सबसे बड़ी और जरूरी राहत मेरे हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में। जी, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब ड्यूटी फ्री हो गई हैं। ड्यूटी फ्री मतलब इन पर लगने वाला आयात शुल्क हटा दिया गया है। बिल्कुल, इससे इलाज का खर्च कम होने की पूरी उम्मीद है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन परिवारों के लिए जो इन बीमारियों के इलाज के भारी खर्च से जूझ रहे हैं। सही बात है। और दवाओं के अलावा टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ राहत है। जैसे कि मोबाइल फोन, उनकी बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और यहाँ तक कि माइक्रोवेव ओवन्स के कुछ पुर्जे। अच्छा, इन सब के भी सस्ते होने की संभावना है। और जो लोग घूमने फिरने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी कुछ है। हाँ, विदेश यात्रा सस्ती हुई है। टूर पैकेज पर जो टैक्स लगता था TCS, उसे 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। 20 से सीधा 2%, ये तो बहुत बड़ी कटौती है। जी, और हवाई जहाज के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म होने से हो सकता है कि भविष्य में हवाई सफर भी थोड़ा सस्ता हो जाए। तो ये तो हुई राहत की बात, लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर। जेब पर बोझ कहाँ-कहाँ बढ़ने वाला है? जैसा कि अक्सर होता है, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और शराब, ये चीजें महंगी होंगी। हमेशा की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू है। क्या? जहाँ देश में बनने वाली शराब महंगी हो सकती है, वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ओके। उसकी वजह से हो सकता है कि यूरोप से आने वाली वाइन और बियर सस्ती हो जाए। तो ये एक मिली-जुली तस्वीर है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाले सवाल पर। इनकम टैक्स। जी, इनकम टैक्स। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था को लेकर बहुत चर्चा है। यहाँ भी क्या वही राहत कम रफ्तार ज्यादा वाली बात लागू होती है? बिल्कुल होती है। सरकार अब नई टैक्स व्यवस्था को ही जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। उसे डिफॉल्ट विकल्प बना दिया है। मतलब अगर आप कुछ नहीं चुनते तो अपने आप नई व्यवस्था में आ जाएंगे? जी, और इसकी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट्स को मिलाकर हाँ। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 0 टैक्स देना संभव है। क्या बात है, 12 लाख तक 0 टैक्स! ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें कोई तो पेच होगा। पेच बस इतना है कि ये सादगी की एक कीमत है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा इसकी सरलता है। सरलता कैसे? आपको LIC, PPF, होम लोन के ब्याज, HRA जैसी 37 से ज्यादा कटौतियों के दस्तावेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, मतलब पेपर वर्क का झंझट खत्म। बिल्कुल, ये रफ्तार वाली बात है। टैक्स फाइल करना तेज और आसान। तो ये एक तरह से कह सकते हैं बुफे और आला कार्ट जैसा चुनाव है। अरे वाह, क्या खूब एनालॉजी। नई व्यवस्था एक फिक्स प्राइस वाला बुफे है, सब कुछ सिंपल, कोई झंझट नहीं। बिल्कुल सही। और पुरानी व्यवस्था आला कार्ट है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कटौतियां चुनते हैं, जैसे होम लोन, बीमा। और शायद पैसे बचा सकते हैं, पर हिसाब किताब ज्यादा है। एकदम सही। पुरानी व्यवस्था अब भी उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनकी आय ज्यादा है, मान लीजिए 15 लाख से ऊपर, और जो काफी ज्यादा निवेश करते हैं। तो टैक्स की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस बचत कराने से ज्यादा सिस्टम को आसान बनाने पर है। जी। पर अगर आम आदमी की जेब में सीधे सीधे ज्यादा पैसा नहीं बच रहा, तो फिर ये जो देश की कमाई है वो जा कहाँ रही है? मुझे लगता है असली बड़ी कहानी वहीं छिपी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं से बजट का रफ्तार वाला हिस्सा पूरी ताकत से सामने आता है।
सरकार का सबसे बड़ा दाव भविष्य के निर्माण पर है, जिसे तकनीकी भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये शब्द हमने शुरू में सुना था, इसे आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में सरकार देश के लिए नई संपत्ति बना रही है। सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, पोर्ट्स। मतलब वो खर्च जिससे देश में कुछ नया बन रहा है। बिल्कुल। ये सैलरी या सब्सिडी देने जैसे रोजमर्रा के खर्च से अलग है और इसका असर बहुत गहरा होता है। गहरा असर। जी, अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। सरकार जब सड़क पर 1 रुपया खर्च करती है तो वो सिर्फ 1 रुपया नहीं रहता। अच्छा। उससे सीमेंट वाले की कमाई होती है, मजदूर को मजदूरी मिलती है, वो लोग आगे बाजार में खर्च करते हैं, तो वो 1 रुपया अर्थव्यवस्था में 3 से 4 रुपए का काम कर जाता है। समझ गया। और इस काम के लिए कितना पैसा रखा गया है? इस काम के लिए इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। 12 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये जमीन पर कैसे दिखेगा? ये 3 बड़े क्षेत्रों में बहुत साफ दिखेगा। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर रेलवे। रेलवे? जी, रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है, लगभग 2,93,000 करोड़ रुपए। रुको, 2,93,000 करोड़ सिर्फ रेलवे के लिए? इसका मतलब क्या है? सिर्फ साफ सुथरे स्टेशंस, या हम किसी बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं? हम एक पीढ़ीगत बदलाव की बात कर रहे हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। हाई स्पीड रेल? जी, कल्पना कीजिए दिल्ली वाराणसी या मुंबई पुणे, जहां सफर सिर्फ 25-30 मिनट का रह जाएगा। 25 मिनट में मुंबई से पुणे? जी, ये सिर्फ सफर का समय नहीं घटाएगा, बल्कि इन शहरों को एक बड़े आर्थिक जोन में बदल देगा। दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद को जोड़ने वाला एक सदर्न ट्रायंगल भी बनेगा। और माल ढुलाई के लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए गुजरात के सूरत से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक एक नया ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे तो सामान का ट्रांसपोर्ट तेज और सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, और हमारी सड़कों पर से ट्रकों का बोझ भी कम होगा। ये तो वाकई बड़े स्तर का बदलाव है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाई स्पीड ट्रेन, नए कॉरिडोर। पर ये तो लंबी अवधि के प्रोजेक्ट हैं, इनमें सालों लगेंगे। आज जो एक आम इंसान महंगाई से परेशान है, उसके लिए इस बजट में क्या है? क्या ये भविष्य पर इतना बड़ा दांव है कि वर्तमान को नजरअंदाज कर दिया गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और सरकार का तर्क यही है कि ये निवेश ही महंगाई का स्थायी समाधान है। कैसे? एक अच्छी सप्लाई चेन से चीजें सस्ती होती हैं और बड़े प्रोजेक्ट से जो रोजगार पैदा होता है, उससे लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसका असर दिखने में समय तो लगेगा। हाँ, बिल्कुल, ये तत्काल राहत नहीं है। ठीक है, दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा बड़ा क्षेत्र है टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी। जैसे कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा हुई है। सेमीकंडक्टर यानी वो चिप्स जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती हैं, जी, जो हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक हर डिवाइस का दिमाग होती हैं। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, ये एक भू राजनीतिक दाव है। भू राजनीतिक दाव मतलब? देखिए, कोविड के समय हमने देखा कि कैसे चिप्स की कमी से पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठप हो गई थी। हाँ, ये तो हुआ था। तो ये भारत का चीन और ताइवान पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे ठोस उदाहरण हो सकता है। अच्छा, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए भी है। बिल्कुल। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा निवेश किया जाएगा। और तीसरा बड़ा क्षेत्र? तीसरा है शिक्षा और रोजगार, जहां इस बड़े निवेश का एक हिस्सा स्किल्स पर भी खर्च होगा। उसमें क्या क्या है? हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। एम्स की तर्ज पर 3 नए आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। ये अच्छी बात है। और एक मजेदार घोषणा ये है कि देश के IIMs अब 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करने में मदद करेंगे। IIMs और टूरिस्ट गाइड, ये तो काफी अलग कॉम्बिनेशन है ना? साथ ही एनिमेशन और गेमिंग जैसे नए जमाने के सेक्टर के लिए 15,000 स्कूलों में लैब्स बनाई जाएंगी ताकि बच्चे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। हमने शहरों की बात की, टेक्नोलॉजी, ट्रेनों की बात की, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या है? देश की एक बड़ी आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार किसानों को सीधे नकद राहत जैसे PM किसान योजना की राशि बढ़ाने जैसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। तो फिर उनके लिए क्या है? क्या ये फिर से वही भविष्य की रफ्तार बनाम आज की राहत वाला मामला है? आप इसे ऐसे देख सकते हैं, सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने के दूसरे और ज्यादा टिकाऊ तरीकों पर है। जैसे पशुपालन और मछली पालन। इन क्षेत्रों में लोन पर सब्सिडी देने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
फोकस अब मुख्य फसल से हटकर एलाइड सर्विसेज पर है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? हमारे देश में ज्यादातर किसान छोटे हैं। क्या उनके पास पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन या चंदन की खेती में जाने के लिए जरूरी संसाधन और ट्रेनिंग है? ये चुनौती बिल्कुल है, और शायद इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ज्यादा कीमत वाली फसलों पर भी जोर दिया है। महंगी फसलें? जी, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, काजू और चंदन, जबकि पहाड़ी इलाकों में बादाम और अखरोट जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देना। और इस बदलाव में मदद के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। खेती में एआई जैसी तकनीक के इस्तेमाल के लिए भारत विस्तार योजना लॉन्च करने की बात कही गई है। अच्छा, जो किसानों को सही सलाह और जानकारी देगी। जी, लेकिन हाँ, इसका असर जमीन पर कैसे और कितनी जल्दी दिखता है, ये देखना होगा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने सस्ती दवाओं से लेकर नए टैक्स सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर सेमीकंडक्टर पर बड़े दांव तक काफी कुछ समझा। कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक लंबी अवधि का दाव है, जो हमारी शुरुआती बात को सही साबित करता है। राहत कम, रफ्तार ज्यादा। बिल्कुल। इसमें तत्काल खपत बढ़ाने या टैक्स में बड़ी कटौती करने के बजाय देश के बुनियादी ढांचे और भविष्य के उद्योगों को बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का तर्क ये है कि इस बड़े निवेश से जो आर्थिक गतिविधि और रोजगार पैदा होगा, उसका फायदा अंततः हर किसी तक पहुंचेगा। जी, ये एक ऐसी रणनीति है जो धैर्य की मांग करती है। ये बजट साफ तौर पर एक सरल टैक्स व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जिसमें एलआईसी या पीपीएफ जैसी पारंपरिक बचत योजनाओं के लिए कोई सीधा प्रोत्साहन नहीं है। सही बात है। ये हम सभी के लिए सोचने वाला एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या एक समाज के रूप में हम टैक्स बचाने के लिए बचत की संस्कृति से हट रहे हैं और एक ऐसी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जहां निवेश के फैसले सिर्फ और सिर्फ हमारे वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर लिए जाएंगे, टैक्स से स्वतंत्र होकर? और क्या ये बदलाव भारतीय मध्यम वर्ग की बचत और निवेश की आदतों को हमेशा के लिए बदल देगा?